अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें हैं, दोनों हमसाया ममालिक हैं और एक बड़ी तवील तारीख रखते हैं कशीदगी की। लेकिन आज हम जानेंगे कि 2025 में दोनों ममालिक की फ़ौजी ताकत की क्या तफसीलात हैं और एक न्यूट्रल एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बुनियादी चीज़ है, फ़ौजों की तादाद कितनी है। भारत के पास इस वक्त एक्टिव फ़ौजी एहलकारों की तादाद है तकरीबन 14 लाख 1.4 मिलियन, और पाकिस्तान के पास ये तादाद सिर्फ और सिर्फ 6.6 लाख यानी कि 6,60,000 है। यानी भारत तादाद में तकरीबन दुगनी बरतरी रखता है। लेकिन क्या सिर्फ तादाद ही अहम होती है या तरबियत, मोराल और टेक्नोलॉजी भी अपना किरदार अदा करते हैं? अब अगर फ़िज़ाइया का ही जायज़ा लें तो बात करते हैं आसमान की बादशाहत की। फ़िज़ाइया भारत की, उसके पास हैं 2,229 हवाई जहाज़ हैं, जिनमें से 730 जंगी तैयारे हैं। और अगर पाकिस्तान के पास बात की जाए तो 1400 हवाई जहाज़ हैं, जिनमें से 452 जंगी तैयारे हैं। भारत और पाकिस्तान के इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तरफ जहां हम देखते हैं भारत को बरतरी हासिल है तादाद के लिहाज से, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर जैसे कम कीमत में ख़ुद तैयार किए हुए बड़े ज़बरदस्त किस्म के तैयारे मौजूद हैं। और जब हम बात करेंगे हम बहरी ताकत की, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि दरियाओं और समंदरों पर कौन कितना ताकतवर है। भारत के पास एयरक्राफ्ट्स हैं इस वक्त 2, और उनके पास 11 डिस्ट्राइज़र हैं और 16 आबदोज़ें हैं। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और आबदोज़ों की तादाद भी कम है, 8 हैं। तो यहाँ भारत को वाज़ेह बरतरी हासिल है। जो बहरी ताकत की बरतरी रखता है भारत पाकिस्तान के ऊपर। और जब हम बात करते हैं एटमी क़ुव्वत का, तो दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार हैं। पाकिस्तान के पास 170 एटमी हथियार हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 172 हैं। तो दोनों के दरमियान कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। यहाँ पर दोनों ममालिक हेड टू हेड एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नज़र आते हैं। जब हम मवाजना करते हैं ज़मीनी ताकत का और दिफाई बजट का, ज़मीन पर मौजूद हथियारों का जब मवाजना करते हैं तो उसके अंदर टैंक सबसे पहले भारत में हैं 4,614 टैंक्स, जबकि पाकिस्तान के पास हैं 3,742 टैंक। आर्टिलरी जो तोपें हैं भारत के पास 10,000 से ज़ायद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5,000 हैं। और अगर दिफाई बजट जब हम बात करेंगे तो भारत का दिफाई बजट $75 बिलियन का है, US बिलियन डॉलर का, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 से 8 US बिलियन डॉलर का है। तो भारत को यहाँ पे क्लियरली बरतरी हासिल है। लेकिन पाकिस्तान भी कम वसाइल के बावजूद एक बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। और क्या सिर्फ हथियार और फ़ौजी ताकत ही सब कुछ है, या हमें यहाँ पे बात करनी होगी कि भारत में जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, मजहबी शिद्दत पसंदी है, और ये सारे जो मसाइल हैं, और इसी के साथ पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी दबाव है, अंदरूनी दहशतगर्दी है, जंग का माहौल है, शऊर की कमी है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें जंग की बात करने का टाइम नहीं है, बल्कि डिबेट का, मुकालमे के ज़रिए से आगे बढ़ना चाहिए, नफ़रत को ख़त्म करना चाहिए। और समझदारी इसी में है कि जज्बात के बजाय शऊर से काम लिया जाए और दोनों तरफ की जो फ़िज़ा है उसको हमवार किया जाए और उसको इस काबिल बनाया जाए कि दोनों ममालिक मिलकर आगे बढ़ सकें। और जो असल ताकत है वो कभी भी जंग में नहीं हो सकती। असल ताकत हमेशा आपको मिलेगी अमन के अंदर। जो कौमें भी अमन कायम करती हैं वो ही असल ताकत हासिल कर पाती हैं। जिस तरह की मिसाल आपको चीन के अंदर नज़र आती है कि वो जंगें नहीं करते और अमन के ज़रिए काम करते हैं और मुसलसल अपनी ताकत के अंदर इजाफ़ा करते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया की अवाम हैं वो न सिर्फ चीन के जो अवाम है उनसे सीखेंगे, बल्कि इसी तरह और ऐसे ममालिक जो तरक्की कर रहे हैं, जिनके अंदर रूस है, उनके ज़रिए से भी सीखेंगे और ऐसी पॉलिसी इख्तियार करेंगे कि जहाँ पे मीडिया के ज़रिए से हिजान खेजी ना फैलाई जाए, बल्कि शऊरी बुनियादों के ऊपर सवालात कायम किए जाएँ, इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया की जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनके ऊपर सालाना कोई 1.5 लाख से ज़ायद अमवात होती हैं। और वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि जो नाकिस सूरत हाल है रोड्स की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, और प्रॉपर वहाँ पे जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद, एमरजेंसी की सूरत के अंदर जो एक क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए वो वहाँ पे मुयस्सर नहीं होते। और दूसरी तरफ जो है ना, ट्रैफिक लाइट्स का ना होना, रोड्स की मरम्मत ना होने की वजह से 1.5 लाख लोग हर साल मरते हैं। और आप उसको अगर हम डिवाइड करें तो रोज़ाना तकरीबन 450 अमवात होती हैं। तो वाई नॉट के जो इंडियन लोग हैं वो अपनी हुकूमत से उसके बारे में सवालात कायम करें कि जी ये चीज़ें जो हैं आप क्यों नहीं दुरुस्त कर रहे।
ایک پہلگام اٹیک جو ہوا ہے جس کے اندر 26 اموات ہوئی ہیں، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور پاکستان کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. بینگ پاکستانی عوام بھی اس کو بہت ڈس لائک کر رہے ہیں. یہ ٹیرر اٹیک ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، نہ مذہبی حوالے سے اور نہ معاشرتی حوالے سے، نہ ایک قومی لحاظ سے ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس کو کسی بھی صورت میں کسی بھی قوم کے کسی بھی مذہب کے اوپر اس کو الاؤ کرنا چاہیں گے. لیکن دوسری طرف جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ بنتے ہیں کہ کیا اس وقت صرف یہ پہلگام اٹیک ہی ہے جو انڈیا کا مسئلہ ہے، یا اور بہت سارے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے؟ اور کیا انڈیا کی جو عوام ہے وہ اپنی حکومت سے وہ سوالات قائم کر رہی ہے کہ ایک طرف تو 26 لوگوں کی اموات پر اتنا کچھ جنگی فضا ایک قائم کی جا رہی ہے، ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف انڈیا کی جو قومی شاہراہیں ہیں ان کے اوپر روزانہ 450 لوگ مر رہے ہیں. یہ ڈیتھ ٹول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیلی بیس پہ 450 کا 450 کا ڈیتھ ٹول ہے، لیکن اس کے حوالے سے کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آتے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. تو کیا وجہ ہے؟ اس سے نظر یہ آتا ہے کہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتی ہیں، ان نیریٹو بلڈ کرنے کے بعد وہ اس کی بنیاد کے اوپر اپنی حکومتیں قائم کرتی ہیں، اور اس کی حکومتیں جو ہے نا، ہمیں نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ جو بی جے پی کی حکومت ہے وہ پچھلے 10 سال سے ایک خاص نیریٹو جس کے اندر مذہبی شدت پسندی، ہندوتوا نظریات کو لے کر چل رہی تھی، لیکن حالیہ الیکشن میں 2024 میں جب اس کو مسترد کیا گیا تو اس کو یہ لگا کہ اس کو اپنا یہ جو نیریٹو ہے اس کو مزید سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے پیچھے خاص مقاصد نظر آتے ہیں، اور یہ یقینی سی بات ہے کہ دونوں طرف کی جو عوام ہیں وہ اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں، اور لیکن اس واقعے کے نتیجے کے اندر ایک خاص قسم کا ماحول پیدا کر کے شاید دونوں طرف کی جو حکومتیں یا اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ اس سے کچھ خاص فوائد سمیٹنا چاہ رہی ہیں. اور جب دونوں طرف کی حکومتیں اگر تو جو ہے وہ عوام کے حوالے سے فیصلے نہیں کریں گی تو پھر جو انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ بھی اپنے من پسند قسم کے جو کام ہیں وہ ان سے لینے کے لیے اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو ٹریگر کرتی ہیں، تاکہ ایک خاص قسم کا ماحول بنایا جائے، ایک سازگار فضا بنائی جائے جس کے تحت ایک جو گلوبل ایجنڈاز ہیں اور جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کیا جاتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو دونوں ممالک کی عوام ہیں وہ بڑے اچھے سے باشعور ہوں اور اپنے جو حالات ہیں ان کا جائزہ لیں، اور عوام کی ترقی کے حوالے سے آگے بڑھنے کی سوچ اپنائیں، جس کے اندر قومی وحدت بھی ہونی چاہیے، جس کے اندر جو ریجنل سلامتی ہے وہ بھی ہونی چاہیے، اور جس کے اندر اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی پیسفل طور پہ آگے بڑھنے کی حکمت عملی ہونی چاہیے، اور معاشی حوالے سے ایک فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ جذباتی اور مذہبی تصورات کو آگے رکھ کر اور ایک جو ہیجان خیزی ہے اس کو پروموٹ کر کے ہندوتوا نظریات یا اس طرح سے ایکسٹریمسٹ اسلامک قسم کے جو نظریات ہیں ان کے ذریعے سے آگے بڑھا جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.